बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डेट 15 सितंबर 2020, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये बहुत सारे फैक्ट्स को प्रूव करता है, जो कभी कभार जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये वैलिड नहीं हो सकती हैं या ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बहुत सारे क्ल्यूज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन या जो बहुत सारे लॉज को प्रूव करके दिखाया। पहला लॉ कि जो फोर्स है ये हमें बाइंड करती है अर्थ के साथ। जो ग्रेविटी है इट बाइंड्स अस विद द अर्थ। तो पहले ये कहा जाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, या ये नामुमकिन सी बात है कि ज़मीन के अंदर कोई फोर्स होगी और जिसकी वजह से वो हमें अट्रैक्ट कर रही हो। लेकिन इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आ गई तो इसने ये प्रूव करके दिया कि हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ड्यू टू द ग्रेविटी। दूसरा दूसरा लॉ जो इसने प्रूव करके दिया, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून की मोशन है अर्थ के अराउंड, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द, तो वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने प्रूव किया। द टाइड इज ड्यू टू द मून एंड सन। जो मून है उनकी वजह से और सन की वजह से समंदरों में जो लहरें उठती हैं वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने प्रूव किया। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो थी, इनकी इसकी इम्पोर्टेंस थी, इसकी अहमियत थी ये कि इसकी वजह से ये लॉज जो हैं ये प्रूव हो गए। अब हम फ्री फॉल को कोशिश करेंगे कि वो प्रूव हो जाए इस लॉ से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसे हम फ्री फॉल को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। हमें एक स्टूल लानी है, एक पत्थर लाना है और इसको थ्रो करना है ऊपर की तरफ, यानी कि मूव करना है ऊपर की तरफ। हम जानते हैं कि सभी चीज़ें जो हैं ये ज़मीन की तरफ वापस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच कर लाती है। तो इसमें जो फोर्स है ज़मीन के अंदर उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स की वजह से सभी चीज़ें जिनको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वापस आते हैं। हालांकि देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ द नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इसकी मोशन में जो कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ वापस आएगा उसमें कोई भी मोशन चेंज नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो उसमें फ़र्क पड़ेगा, वो बदल सकता है। देयर विल बी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी बदल जाएगा दैट रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उससे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी चेंज में चेंज आएगी तो उससे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। The acceleration is called acceleration due to the gravitational force of the earth, or acceleration due to
ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है तो वो ड्यू टू अर्थ प्रोड्यूस होती है, डेट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे डिनोट किया जाता है जी से, स्मॉल जी से। वी रिप्रेजेंट इट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय स्मॉल जी। तो यूनिट ऑफ जो ग्रेविटी है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी यही यूनिट है, मीटर पर स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो यही ग्रेविटी का भी यूनिट है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के बराबर वो फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो लेट अस सपोज कि जो हमने एक्टिविटी की, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया एक्टिविटी 4.2 में, लेट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बी एम। तो हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आती है तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी हो जाती है और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये हम डिनोट करेंगे जी से, स्मॉल जी से, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम एफ से डिनोट करेंगे वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, to product of mass of the object and acceleration। but here जो acceleration हम डिनोट करेंगे वो डिनोट हम करेंगे जी से, स्मॉल जी से, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट्स ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। हम यहाँ पे क्योंकि हमें देखना है कि जो ग्रेविटी का फोर्स है या ग्रेविटी जो है ये अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट पे, तो हम यहाँ पे फोर्स लिखेंगे बराबर मास इनटू द ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू acceleration of the object। but here we will write gravity instead of instead of acceleration। both gravity and acceleration have the same SI value, that is meter per square per second square। so we will write force gravitational force equal to the mass, product of mass and gravitational force। we know कि फोर्स जो होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 4.4 जो हमने पहले किया था कि फोर्स जो है ये it is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the distance between them। the gravitational force is equal to the product of ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टेंस होती है, जो फोर्स होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये हम जानते हैं। यानी कि फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है डेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। अब हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इसको इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 4.4 में डालेंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी
This is product of mass and gravity is equal to the product of mass and gravity is equal to the product of mass and gravity or distance between and force is equal to the product of mass and gravity of two objects. यहाँ पे ये d square है inversely proportional to the square of distance between them. We will get here this mass will cancel out, तो यहाँ पे gravity equal होगा, gravity will be directly proportional to the mass of the object and inversely proportional to the square of the distance. अगर हम एक mass लेंगे earth का m and d is the distance between the object and the earth. D is the distance between the object and the earth. Then D will be equal to R. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हम उसको ज़मीन के ऊपर लेते हैं या नियर द अर्थ लेते हैं, तो जो D होगा डेट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस जो अर्थ की है वो उसके बराबर होगी. तो यहाँ पे हमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है या ग्रेविटी जो है वो विल बी इक्वल टू जी इंटू मास डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हम अर्थ की रेडियस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ज़मीन पे है तो ग्रेविटी जो है इट विल बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, it will be from the center of the earth. So this will be taken as distance, or it is represented by r. There here will be the object, so the distance between the object which is on the earth or near the earth, between that object and to the center of the earth will be d, or it will be represented by radius of the earth. So replacing by d and d square, we will get g equal to gm divided by r square. This g is universal constant. This g is universal constant, while m is the mass of the earth and r is the radius from center to the surface of the earth, to the center of the earth. So this will be replaced by r. So the gravity is directly proportional to the mass of the earth, and inversely proportional to the square of the radius, that is from center of the earth to the surface of the earth. We know that earth is not a complete circle, it is not an exact circle, it is a sphere. And so what will happen, that gravity will increase when we move from equator towards poles. This gravity will increase. It will increase from moving from center or equator to the poles. This gravity will increase. Gravity जो है ये increase हो जाएगी. For that purpose we use, and when we have to find the gravity of the objects which are very far away from the earth, for that purpose we use this equation. For that purpose we use this equation. And when the objects are near to the earth, we use this equation for finding out the force of gravity on the objects. When the objects are far away, then we use this equation for getting the force of gravity on the objects. And when the objects are near to the earth, we use this equation for getting the force of gravity between for the objects which are thrown from the earth upwards.
from the earth upwards. The reason why you use these two equations for finding two different for finding the force of gravity for two objects is that earth is not a perfect circle, it is a sphere. Its radius in the center increases, and as we move from equator towards the poles, the gravity increases and gravity decreases as we move from poles to the center. With this, we got the idea of free falling, how this any object, why any object is moving back to the earth. It is because of the gravitational force, or it is due to the gravity which attracts the earth, which attracts the objects towards the center of the earth, towards the center of the earth. So this was one of the importance of universal law of gravitation. With this, we completed this lecture. Thank you.